मॉर्निंग। ये साइड से आवाज थोड़ा कम आया है, एक बार वापस सब साथ में बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। ग्रेट। अभी पीछे वाले लोग, आगे वाले तो बोले हैं, पीछे वाले लोग लास्ट टाइम हम सब साथ में, जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं सब एक साथ, ताकि बाहर जो लोग रह गए उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सेशन शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग। वाओ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज रविवार की सुबह आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं एक ऐसा सेशन सुनने के लिए जिसका नाम है मजबूत जड़े ऊंची उड़ान। हो सकता था आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो सकता था कि कई लोग अभी बेड से जागे ही नहीं हो, और हो सकता था कई लोग डुमस में टमाटर भजिया खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप आज एक ऐसे सेशन को सुनने आए हैं जिसका नाम है मजबूत जड़े ऊंची उड़ान। मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। आज का सेशन एक ऐसा सेशन है जो सेशन मेरी जगह कोई और ले। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य रहना चाहता हूं। कोई मुझे कहता है भाविन तू एक सेलिब्रिटी बन गया है या होने वाला है, मैं एक ही बात कहता हूं, मैं जैसा हूं बहुत नॉर्मल हूं। मैं जो आज बात करने वाला हूं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेशन में आज जो कंटेंट है वो कंटेंट मेरी जगह कोई और ले तो भी ये वैल्यू वही मिलेगी जो इस सेशन में मिलने वाली है। मेरा आप सबको वादा है, मैं प्रॉमिस करता हूं, आज जब आप 1:05 को यहां से निकलेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसीलिए क्योंकि इसका सेशन का जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। मैं अकेला बोलूंगा और आप लोग सुनोगे, वैसा नहीं है। यहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। हो सकता है यहां पे देखेंगे आप ABCDEFGHIJK, नीचे LMNOPQ, सब जगह हमने माइक्स रखे हैं। हमारे वॉलेंटियर्स वहां खड़े हैं। आपको कुछ भी शेयर करना है आप माइक के पास आ सकते हैं। मुझे वहां से वो लोग कार्ड दिखाएंगे, मैं तुरंत ही आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लेकिन जितने लोगों को दे पाऊंगा उतने लोगों को दूंगा। मेरा एक ही मकसद है कि यहां आया हुआ हर एक व्यक्ति 1:05 को जब यहां से निकले उनकी लाइफ सेम नहीं हो। लेकिन उसके लिए 2-3 बात और इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। हम जब भी ऐसे कोई सेशन में जाते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हमको विचार आता है कि ये व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है क्या मेरे काम का है, क्या ये जो बोल रहा है वो मेरे समझ में आ रहा है। फाइन, वेर एवर यू आर इट इज ओके। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी लगे कि ये मुझे लागू नहीं पड़ रहा है या ये जो बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फाइन। हम कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, 1 शर्ट 2 शर्ट 15 शर्ट ट्राई करते हैं, 2 घंटे बाद अगर कोई भी शर्ट हमको पसंद नहीं आए तो हम उसे छोड़ के चले जाते हैं। मैं चाहता हूं 1:05 तक या मैं कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, कुछ कन्वर्सेशन करूंगा, हम फुल्ली पार्टिसिपेट करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए बाहर अगर बारिश हो रही हो, कोई चम्मच लेके खड़ा है, कोई कटोरी लेके खड़ा है, किसी के पास खुद का स्विमिंग पूल है, कौन कितना पानी भरेगा वो व्यक्ति के पात्र के ऊपर निर्भर करता है। यहां बोलने वाला मैं एक ही हूं। आप कैसे इस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे आप सुनते हो, उस तरह से साबित होगा कि आप यहां से कितनी वैल्यू ले जाएंगे। मैं चाहता हूं तापी नदी नहीं, आप पूरा समंदर भर के यहां से वैल्यू लेके जाए। सो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब हम सब रेडी है? नहीं, सब रेडी नहीं है। क्या हम सब रेडी है? ग्रेट। मेरा पहला सवाल, इस दुनिया में हम एकमात्र व्यक्ति को छल नहीं कर सकते, यानी एकमात्र व्यक्ति के साथ हम चीट नहीं कर सकते। किसके साथ? एनीवन? यस, आगे से पहले मैं कुछ लोगों को लेता हूं। यस, खुद के साथ। ओके, और कोई? वहां माइक पे ए पे कोई आना चाहता है तो ए से बोल सकता है, बी से बोल सकता है। कोई भी माइक कोई कहीं भी दिखाना हो मुझे बता देना। हम एकमात्र, किसी ने कहा खुद के साथ, और कोई? एनीवन वांट्स टू शेयर? यस, बी से। खुद के साथ। खुद के साथ, ओके, और कोई? यस, एनीवन दिस साइड? मां के साथ, बहुत बढ़िया। यस, और कोई? यस, माइक दो यहां पे। पेरेंट्स के साथ, ओके, और कोई? पेरेंट्स और अपने साथ। पेरेंट्स और अपने साथ। किसी ने कहा गुरु के साथ, यहां से आवाज आया, बहुत बढ़िया। और कोई? एनीवन? गॉड, भगवान के साथ। इस दुनिया में हम सबके साथ छल कर सकते हैं। हेलो, डोंट गिव माइक। अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ। इस दुनिया में हम हर एक व्यक्ति के साथ छल कर सकते हैं। हम माता पिता के साथ भी छल कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी छल कर सकते हैं, इवन गुरु या भगवान के साथ भी हम छल कर सकते हैं।
और भगवान, मैंने जो लास्ट में कहा, कैसे? मेरी जेब में एक 10 रुपए की फटी हुई नोट है, कोई लारी वाला, कोई दुकान वाला, कोई ऑटो वाला लेने को तैयार नहीं है। सब ऐसे ताली बजा रहे हैं। 5 रुपए की नोट हो ना तो फिर भी गुजरात में चल जाती है फटी हुई। वो 10 रुपए की नोट जो फटी हुई है, कोई लारी वाला, कोई दुकान वाला, कोई ऑटो वाला लेने को तैयार नहीं है। मैं भगवान के मंदिर में जाता हूं, भगवान के सामने खड़ा रहता हूं, लेफ्ट देखता हूं, राइट देखता हूं, कोई देख तो नहीं रहा है ना, और फिर दान पेटी में तेरा तुझको, लेकिन तब एक व्यक्ति देख रहा है, उसका कॉन्साइंस हर्ट होता ही है। मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि भाविन तू कुछ गलत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां पे हम सब ऐसे पार्टिसिपेट करें कि हम अपने आप के साथ छल ना करें। हम फुल्ली पार्टिसिपेट करें, इस सेशन को ऐसे पार्टिसिपेट करें कि जैसे हम यहां से मैक्सिमम वैल्यू लेके जाने वाले हैं। फाइन, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। मेरा सवाल, जो इस सेशन का टाइटल है, मजबूत जड़ें ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान यानी क्या? आपके हिसाब से ऊंची उड़ान यानी क्या? जब आप ऊंची उड़ान सुनते हैं, पहला जवाब आपको क्या आता है? यस, फास्ट फास्ट फास्ट, माइक के पास खड़े रहो। जिसको शेयर करना है माइक के पास आ जाओ। गोल। गोल, ओके, यस। ऊंची उड़ान यानी क्या? अप अप, ऊपर, ई। यस, ओके, एनीवन एल्स? ऊंची उड़ान यानी क्या? बी। गोल। हाँ, एम गोल। एम गोल, ओके, यस। ओ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बहुत बढ़िया, यस। यहां से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना, बहुत बढ़िया, यस। पीछे से, सेंटर में। Reaching the height to achieve your own ambitions. रीचिंग द हाइट, रीचिंग योर लाइक ओन एम्बिशंस को अचीव करना, बहुत बढ़िया। पीछे, यस। रीचिंग ग्रेट हाइट्स। रीचिंग ग्रेट हाइट्स, यस। यहां पे Nearer to be God. नियर टू बी गॉड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे जवाब मिले हैं, मैं दूसरे सवाल पूछूंगा, हमको टाइम मिलेगा। सबने जवाब सही दिए हैं। किसी ने कहा गोल, किसी ने कहा एम, किसी ने कहा रीचिंग योर हाइट्स, किसी ने कहा कि नियर टू गॉड पहुंचना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। अगर अपने जीवन में ये 3 चीजें हैं तो ही हम ऊंची उड़ान भर रहे हैं, अदरवाइज हम ऊंची उड़ान नहीं भर रहे हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। नंबर 2, नजदीकी संबंधों में प्यार होना। एंड नंबर 3, आर्थिक रूप से निश्चिंत होना। किसी को लगेगा क्यों, क्या केवल पैसा आ जाने से सुख शांति नहीं मिल सकती? मैं ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा? आप भर पाएंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके हेल्थ, शारीरिक रूप से आप सक्षम नहीं है, तो वो पैसे का, वो या वो रिलेशनशिप का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? मान लीजिए आपके पास पैसा भी बहुत है और आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन जब आप रोज शाम को घर आते हो, आपकी वाइफ के साथ या आपके बच्चों के साथ या किसी ना किसी के साथ अगर आपका अनबनाव बनता रहता है, तो उस पैसे का या उस हेल्थ का क्या फायदा? मान लीजिए आप स्वस्थ भी है और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, लेकिन फाइनेंशियल आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप जीवन कैसे जी पाएंगे? ये तीनों ऐसी पाई है जिसके ऊपर आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। जीवन में अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि केवल पैसा ही ऊंची उड़ान है, या केवल शारीरिक या मानसिक, मैं कई लोगों को जानता हूं जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसके रिलेशनशिप भी शायद बहुत अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं है। जब ये तीनों चीज आपकी बैलेंस्ड है, तभी आप ऊंची उड़ान भर पाते हैं। और अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ शेयर करता हूं। माइकल जैक्सन, पता है ये व्यक्ति कौन थे? शायद सबको पता है, राइट? वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड। इस व्यक्ति की डेथ कौन सी आयु में हुई थी? कैन एनीवन गेस? यस, ओनली 50। ग्रेट, 50 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। उनको टोटल आप देखेंगे 138 मेजर अवार्ड्स मिले हैं, उसमें 39 तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। लेकिन अगर इंसान 50 साल यानी आधी जिंदगी भी नहीं जीता है, और कई लोगों को पता होगा उसके नजदीकी रिलेशनशिप कैसे थे। ऊंची उड़ान अगर भरनी है तो सबसे महत्व की चीज यह है कि हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए।
अगर हम मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो वो हम चाहते हैं, हम हमारे पास पैसा हो वो भी चाहते हैं, और रिलेशनशिप भी अच्छी हो वो चाहते हैं, तो उसके लिए पहले जड़ मजबूत होना जरूरी है। कितने लोग यहां जानते हैं बुर्ज खलीफा? क्या है बुर्ज खलीफा? हेलो, वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, और अभी राइट नाउ इट इज द ओनली टॉलेस्ट टावर। दूसरे टावर्स बन रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। कितनी मंजिलें हैं? कोई कैस करेगा कितनी मंजिलें हैं? 154। ओके, यस 154. 154। ओके, एनीवन? यस, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, कोई माइक के पास आए फिर ही बताओ। यस 365. 365। वाह, 165. 165। यस 165. 165। यस 164. 164। ओके, 136. 136। बोलो ना, सबका क्या है यार, हमको थोड़ी बनाना है। हेलो, 126. ओके, इट इज अ 163 फ्लोर्स। 163 फ्लोर है, 163 फ्लोर्स का वो बिल्डिंग है। आपको पता है वो बिल्डिंग इतना ऊंचा बनाने के लिए कितनी गहराई तक उसको खोदना पड़ा था? वो जड़ें इतनी मजबूत थी तब जाके ऊंची इमारत बन पाई है। और वो फ्लोर्स थे 20 फ्लोर्स गड्ढे में, उसको जो पाई होती है वो डाली गई है, तब जाके वो 163 फ्लोर्स। आज सूरत में एक भी 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग राइट नाउ अस्तित्व में नहीं है। उतने फ्लोर तक तो खाली उसको अंदर डालना पड़ा था। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, बेनियन ट्री, यानी कि गुजराती में उसको कहते हैं वडनु वृक्ष। हम सबने देखा होगा बेनियन ट्री, 200-300 साल तक वो जीता है। उसकी जड़ें कितनी मजबूत होती है। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं है, हम जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। और खास करके मैं यहां जड़ों की बात कर रहा हूं, उसमें हमारे सोर्स, जहां से हमको एनर्जी मिलती है। वो सोर्स किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए वो रिलेशनशिप विद स्पाउस हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, जो नीरज भाई ने कहा उस हिसाब से। लेकिन यहां मैं बात करना चाहता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इन अवर लाइफ इज अवर पेरेंट्स। आप जो लोग भी देखेंगे जो मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, जो लोग के पास खूब पैसा है और जो लोग के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उन सब के नींव में उनके पेरेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहे होंगे। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, आप लोग देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। एक प्लेयर ने तो, एक फैन ने तो वहां तक कहा था, सचिन जब बैटिंग कर रहा हो जितनी भी गलतियां करनी है कर लो, क्योंकि भगवान भी बिजी है उसकी मैच देखने के लिए। यह सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्विटर पे लिखा है, द पर्सन आई ऑलवेज लुक्ड अप टू एंड वांटेड टू बी लाइक, हैप्पी फादर्स डे। 1999 में जब उनके फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद उन्होंने जब भी कुछ सेंचुरी मारी या कुछ ऐसा अचीवमेंट पाया है, उन्होंने बैट ऊपर किया है, अपने फादर को दिखाया है। और उनकी मदर के लिए वो कहते हैं, टू द वर्ल्ड यू आर माई मदर बट टू मी यू आर माई वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए आप मेरी मां हो, लेकिन मेरे लिए आप पूरी दुनिया हो। नंबर 2 एग्जांपल, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा क्या कहती है? वो कहती है, मम्मी हैप्पी बर्थडे टू मॉम। उन्होंने 31 जुलाई को उनकी मदर के बर्थडे के दिन ये लिखा था, योर अनकंडीशनल लव हैज मेड मी हु आई एम टुडे। 2006 की बात है। 2006 में उनकी सैलरी, मिशेल ओबामा की शिकागो हॉस्पिटल में वो एज अ डीन काम करती थी, बराक ओबामा से ज्यादा थी। और जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस में रहे, तब उनकी मदर, मिशेल ओबामा की मदर भी 5 साल तक उनके साथ रही है। वो जड़ें मजबूत है तो ऊंची उड़ान है। नंबर 3 एग्जांपल, रिचर्ड ब्रेंसन। कितने लोगों को पता है हु इज ही? वर्जिन ग्रुप, राइट? यह व्यक्ति को विचार आता है और कंपनी बनती है। कम से कम 150 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है। आप सोचेंगे कैसे? इस वर्जिन ग्रुप के नाम से एयरलाइंस चलती है, ट्रेन चलती है, लिमो बाइक्स चलती है, आइलैंड है, मोबाइल है, बुक्स है, ग्रीन अर्थ है, कोई बाकी नहीं है। यह व्यक्ति आज कॉलेजियन स्टूडेंट्स को मुझे कहना है, कॉलेज में अगर उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आए ना तो उनको शर्म आती है। यह व्यक्ति 2015 विंबलडन में एट द एज ऑफ 65, 90 प्लस ईयर्स की उनकी मदर को लेके विंबलडन देखने जाते हैं। इसको कहते हैं मजबूत जड़ें। इसको दुनिया में कौन रोक पाएगा? एंड द लास्ट एग्जाम्पल, जिसको हम सब एडमायर करते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहते हैं, जब जब मैं थक जाता हूं, मेरे फादर कहते हैं, जब बैठे बैठे थक जाओ, खड़े खड़े काम करो। इसीलिए मैंने एक ऐसा टेबल बनवाया है जिसके ऊपर मैं स्टैंड करके काम कर सकूं। और लास्ट में वो लिखते हैं,
माता पिता की सीख को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और यही व्यक्ति जब बाग बाग मूवी में कहते हैं कि अगर जड़ें मजबूत नहीं है, कितना भी घना वृक्ष क्यों ना हो, अगर माता पिता के साथ उसके स्ट्रांग रिलेशन नहीं है, वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा। हम देखेंगे हमारी जड़ यानी कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे अद्भुत रिलेशनशिप कैसे रहे। अगर उनके साथ हमारे अद्भुत रिलेशनशिप है तो ही हम जीवन में ऊंची उड़ान भर पाएंगे। मैं कुछ सवाल बोलूंगा, जिसको जिसको शेयर करना है पहले से माइक के नजदीक आ जाए। मेरा पहला सवाल, एक शब्द बोलूंगा, आपके माइंड में क्या विचार आता है आपको बताना है। मारुति, यस एनीवन? कार, ओके, एनीवन एल्स? भगवान बजरंगबली, बहुत बढ़िया। और कोई? मारुति यानी क्या? हवा, यस? हनुमान। हनुमान जी, बहुत बढ़िया, यस? ब्रेन, ब्रांड, ओके, मारुति एक ब्रांड है, बहुत बढ़िया, यस? वहां से गणेश भगवान। गणे मारुति, गणपति नहीं, 4 लोग, हनुमान जी, 4 लोग 1 चाबी। 4 लोग 1 चाबी, क्या बात है, यस? रोती हुई माँ। रोती हुई मां, बहुत बढ़िया, मां रुति। बहुत सारे जवाब आए हैं, किसी ने कहा रोती हुई मां, किसी ने कहा कार, किसी ने कहा हनुमान जी, किसी ने कहा एक ब्रांड। मेरा सवाल, हम जैसे ही मारुति सुनते हैं हमको सबसे पहले किसका विचार आता है? सब साथ में बोल सकते हैं, कार। क्यों? एक ब्रांड है, ओके। चलो और एक शब्द देता हूं, अमेज़न, ऑनलाइन शॉपिंग। अमेज़न क्या है? द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेरिका में है। ब्लैकबेरी क्या है? मोबाइल। ब्लैकबेरी क्या है? हेलो, एक फ्रूट है, और हम सब यूज करते हैं कहीं ना कहीं। जब हम सुनते हैं और हम खुद भी यूज करते हैं, भैया इस पेपर की जेरोक्स करवा दो ना। जेरोक्स क्या है? जेरोक्स एक ऐसी कंपनी का नाम है जिसमें हम एक पेपर रखेंगे तो उसके जैसी सेम टू सेम 1000 कॉपी भी निकाल पाएंगे, वैसे मशीन वो कंपनी बनाती है। मेरा सवाल, हम जब मारुति सुनते हैं तो क्यों हमको कार का विचार आता है? क्यों हम अमेज़न सुनते हैं तो हमको ऑनलाइन पोर्टल दिखता है? और क्यों हम ब्लैकबेरी सुनते हैं तो हमको मोबाइल का विचार आता है? और क्यों हम जब जेरोक्स कहते हैं तब फोटोकॉपी की जगह हम जेरोक्स यूज करते हैं? व्हाई? यस एनीवन? मुझे खाली कार दिखाओ, यस, लास्ट में नीचे, यस। सर हमारा माइंड सेट हो गया वैसा, हाँ, हमारे माइंड में जो विजुलाइज चलता है वही सेव हो गया है। मारुति अपने पहले दिन से यही सुन रखा है, मारुति कार है। ओके, पहले दिन से जो माइंड में सेट हो गया है वही होता है। यस एनीवन एल्स? कोई शेयर करना चाहता है? यस, आगे से नीचे, हेलो। यस। इट इज बिकॉज ऑफ ब्रांड रिकॉल। इट इज बिकॉज ऑफ ब्रांड रिकॉल, यस। आगे यहां एक आइकॉन बना लेते हैं अपने माइंड, एक आइकॉन बना लेते हैं अपने माइंड में, ओके। लास्ट में पीछे, It brand itself have become a product. ओके, इट ब्रांड itself become a product, ओके। यहां पे Because we hear it over and over again. यस, एग्जैक्टली, सबके जवाब बिल्कुल सही है। हम 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार उसके बात सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाती है, हम ओरिजिनल मीनिंग उसका भूल जाते हैं। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि शोरूम से नई मारुति लाए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, इस कौन सी साइज के हनुमान जी लाए हैं? मैं कहूंगा वैगनआर है, ऑल्टो है, SX4 है, अर्टिगा है, मारुति की कौन सी गाड़ी है? राइट? मैं यहां पे इसको समझाने के लिए और एक एक्सरसाइज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई एक जो नीचे में से उसमें से एक वॉलंटियर यहां स्टेज पे आए। हु विल कम फास्ट? यस, आ जाइए, क्विक। आपका नाम? श्रीकांत मुंदड़ा। श्रीकांत जी मेरे साथ खड़े हैं। श्रीकांत जी, आपकी एज? 49। मान लीजिए, ग्रेट। श्रीकांत जी, मान लीजिए जब आप 10 साल के थे तब हम दोनों मिले थे और मैंने आपको कुछ सवाल पूछे थे, राइट? ये जो सोफा है वो कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है, बहुत बढ़िया। ये जो भाई साहब ने टी शर्ट पहना है वो कौन से कलर का है? व्हाइट, हाँ, व्हाइट कलर का है। वो जो पर्दा दिख रहा है वो कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए अभी मैं श्रीकांत जी को ये गॉगल्स 10 साल की उम्र के थे वो तब मैं भेंट करता हूं, सो प्लीज आप अपने चश्मे निकाल के ये गॉगल्स पहन लीजिए। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फाइन।
अभी लास्ट 39 साल से 39 इयर्स से उन्होंने ये गॉगल्स निकाले नहीं है। खाते पीते उठते बैठते लिखते पढ़ते इवन नहाते वक्त या सोते वक्त भी आपने ये गॉगल्स पहन के रखे हैं, यानी कि आप भूल चुके हैं कि आपने ऐसा कोई गॉगल्स पहना है या आपके शरीर का एक अंग बन गया है। आज मैं आपको वापस मिलता हूं यहां पे और आपको कुछ सवाल पूछता हूं। राइट, ये सोफा कौन से कलर का दिख रहा है? पीले कलर का। ओके, ये टी शर्ट कौन से कलर का दिख रहा है? पीले कलर की। और वो पर्दा कौन से कलर का दिख रहा है? पीले कलर का। हम जितने लोग यहां बैठे हैं वो कहे कि ये सोफा व्हाइट कलर का है, आप क्या कहेंगे? पीला ही है। क्या श्रीकांत जी झूठ बोल रहे हैं? हेलो, नो। क्यों? जब से वो छोटे से तब से बड़े हुए तब तक उनको ये सोफा पीले कलर का ही दिखा है। और ये खाली श्रीकांत जी के साथ होता है ऐसा नहीं है। प्लीज आप मुझे दे दीजिए वापस गूगल्स। थैंक यू वेरी मच। लेट्स एक्नॉलेज हिम। थैंक यू। लेट्स एक्नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत जी आप ऊपर आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह केवल श्रीकांत जी के साथ होता है ऐसा नहीं है। हमारी चेयर में बैठे हुए हर एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ऐसे पीले चश्मे पहने हैं। हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम देखना चाहते हैं, नहीं कि हकीकत में जैसी है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, कोई हो तो बुरा मत लगाना। अहमदाबाद के लोग कैसे? सब हंसने लगे। ओ भाई साहब जी सॉरी। क्या अहमदाबाद के सब लोग कंजूस होते हैं? नहीं, हमारे पीले चश्मे होते हैं वैसे हमको दिखते हैं। दिल्ली के लोग कैसे? सब हंसते हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। ठग, क्या दिल्ली के सब लोग ठग होते हैं? नहीं। हम पुलिस को सुनते हैं तो माइंड में क्या विचार आता है? क्या सब पुलिस करप्टेड है? गांधीनगर में आईजी है एक, जो हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो 0 करप्टेड पर्सन है। लेकिन हमारी पीले चश्मे, हमारे मन में पड़ी हुई छवि हमको दुनिया उसी नजर से दिखाती है जिस नजर से हमको देखना है। और चीज वस्तुएं नहीं, व्यक्ति को भी हम उसी नजर से देखते हैं। मैं मेरी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। हमारे मन में पड़ी हुई छवि कैसे काम करती है। यहां पे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम है सूरत में, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मैं मेंबर हूं। वहां पे हर साल स्विमिंग कंपटीशन होती है। मेरा बचपन से ऐसा मानना कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी स्पोर्ट्स में भाग लेना हो तो वो तभी लेना चाहिए जब उसे वो स्पोर्ट्स आता हो, नहीं तो उसको भाग नहीं लेना चाहिए। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम तीनों एक बार स्विमिंग कंपटीशन देखने गए। वहां पे 6 रैक है, 6 रैक पे 10 से 15 साल के 6 लड़के खड़े थे। रेफरी विसल बजाए, उसकी वेट थी, हम लोग तकरीबन 700 से 800 लोग रेलिंग के आजू बाजू खड़े थे। रेफरी ने विसल बजाया और जैसे ही विसल बजा वो 6 बच्चे पानी के अंदर। अभी स्विमिंग का एक नियम होता है कि अगर ब्लैक लाइन नीचे जो होती है उसको क्रॉस करके अगर हम लेफ्ट में जाए या राइट में जाए तो क्या होता है? डिस्क्वालीफाई, फाउल होता है और फिर डिस्क्वालीफाई होता है। हमने देखा कि जैसे ही विसल बजाया वो 6 बच्चे पानी के अंदर, तीसरी लेन में एक लड़का था, वो क्रॉस करके सेकंड में चला गया, वो वापस सेंटर में आया, वापस फोर्थ में चला गया, वापस थर्ड में आया, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं वहां खड़ा था और मुझे हंसी आ गई। मैंने, मेरी वाइफ मेरी बाजू में खड़ी थी, उसको कहा देख तो सही, मैं कहता था ना स्पोर्ट्स में तभी भाग लेना चाहिए जब आता हो, उसको तो आता ही नहीं। उसी समय वहां से एक कोच जो स्विमिंग सिखाते हैं वो पास हो रहे थे। उन्होंने कहा भाई हंसो मत। मैंने, क्यों, आपको नहीं दिखता है? उन्होंने कहा मुझे और आपको दिखता है, वो जो लड़का है वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है। मेरे पीले चश्मे या मेरी माइंड में पड़ी हुई छवि इस स्पोर्ट्स में पार्ट तभी लेना चाहिए जब हमको आता हो। मुझे उस लड़के के ऊपर प्राउड हुआ कि कितना अच्छा है कि वो पार्ट तो ले रहा है। फाइन, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, यानी कि पति पत्नी है? ओहो, बहुत सारे लोग हैं। एक घर था जिस घर की बनावट कुछ ऐसी थी, जिस घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोज सुबह नाश्ता करने साथ में बैठते थे और फिर हस्बैंड काम पे जाते थे। लेकिन उस घर की बनावट ऐसी थी कि जहां से एक उनके घर की खिड़की से सामने वाले घर की बालकनी दिखती थी। तो रोज सुबह जब वो नाश्ता करने बैठते तब हस्बैंड खिड़की में से देख के अपनी वाइफ को कहते कि मुझे लगता है कि उन्होंने, जो सामने वाली लेडी है, उसने कपड़े बहुत गंदे धुए, क्योंकि हर रोज उसी टाइम पे सामने वाले घर की जो होम मेकर थी वो कपड़े सुखाने बालकनी में आती थी।
एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक हर रोज हस्बैंड वाइफ नाश्ता करने बैठते और हस्बैंड खिड़की में से देख के अपनी वाइफ को कहते कि उसने कपड़े कितने गंदे धुए हैं। उसकी वाइफ कहती बिल्कुल सही है। अचानक एक दिन जब नाश्ता करने बैठे थे और हस्बैंड ने कहा कि मुझे लगता है कि आज उसने कपड़े बहुत स्वच्छ धोए हैं। वाइफ ने इतना ही कहा, वो तो रोज कपड़े अच्छे ही धोते थे, आज मैंने अपनी खिड़की के शीशे साफ किए हैं। मजा की बात यह है, ये केवल मेरे साथ या वो हस्बैंड वाइफ के साथ होता है ऐसा नहीं है। हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसे ही पीले चश्मे पहने हैं और ऐसे ही हम दुनिया को देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, नहीं कि हकीकत में दुनिया जैसी है। और खास करके हमारे माता पिता को, हमारे माता पिता जैसे हैं और जैसे नहीं है वैसे हमको नहीं दिखते हैं, हमको वही दिखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मैं शेयर करना चाहता हूं एक लड़का जो यंगस्टर है, जिसने अभी पढ़ाई खत्म की और नया नया बिजनेस में आता है। 6-12 महीने होते हैं और फादर पूछते हैं कि बेटा हिसाब दिखाओ। बेटा बोलता है देखो पापा ये इनकम हुई है, ये एक्सपेंस हुए। फादर बोलते हैं ठीक है। थोड़े दिन बाद यानी कि 3-4-6 महीने बाद फादर वापस पूछते हैं बेटा हिसाब दिखाओ। बेटा हिसाब दिखाता है। फादर तीसरी बार जब पूछते हैं बेटा हिसाब दिखाओ, बेटे को पहला विचार क्या आता है? मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर भरोसा नहीं था तो बिजनेस में साथ में क्यों लिया? हेलो, ये हमारे पीले चश्मे हैं। हमको वो नहीं दिखता है कि फादर चिंता करते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तब ठीक से संभाल तो पाएगा ना। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की कॉलेज ट्यूशन या स्कूल से लेट आती है। उसकी मदर उसको पूछती है बेटा क्यों लेट हुआ? वो लड़की बोलती है मम्मी ऐसा ऐसा हुआ इसलिए लेट हुआ। मम्मी बोलती है ठीक है। वो दूसरी बार लेट आती है। मम्मी पूछती है क्यों लेट हुआ? वो कहती है ठीक है। और तीसरी बार अगर मम्मी पूछती है, बेटी को पहला विचार आता है कि शक कर रही है। हेलो, हकीकत में मम्मी को चिंता है भारत के दूसरे शहरों में जो दूसरी बेटियों के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ ना हो। और सबसे महत्व की बात यह है, हम इसको हकीकत मान लेते हैं कि मेरे फादर गुस्से वाले ही है, मेरे फादर मेरे पे भरोसा ही नहीं करते हैं, मेरी मदर खाली टिक टिक करती रहती है, मेरी मदर अंधश्रद्धालु है, मेरी मदर वेवी है। और ये बचपन से चश्मे पहन के हम उनको ऐसे ही देखते हैं और हमारे लिए हकीकत बन जाती है। जैसे 2+2 = 4, आइस ठंडा होता है, ग्रास ग्रीन होता है, स्काई ब्लू होता है, वैसे ही मेरे फादर ऐसे ही है, मेरी मदर ऐसी ही है। और उनको जैसी है और जैसी नहीं है ऐसे हम देखते ही नहीं है। मैं मेरी लाइफ का एक एग्जांपल शेयर करता हूं। बचपन से मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा बैठ गया था, मेरे फादर मुझे पैसे के एरिया में फ्रीडम नहीं देते। उसकी इंपैक्ट ये थी कि मैं कभी भी पैसा मांगना हो मम्मी से मांगता था। फादर के साथ कुछ भी बात करनी थी मैं दूर रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया ये मेरे माइंड में पक्का होता गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार मेरी पीले चश्मे ऐसे घुस गए कि मेरे पापा पैसे के एरिया में मुझे फ्रीडम नहीं देते हैं। कुछ साल पहले की बात है, हम सब फैमिली के साथ नवसारी गए थे। पापा ने कहा, मैंने कहा पापा सूरत जाना है, मुझे कुछ काम है। पापा ने बोला ट्रेन में चला जा, तेरे अकेले के लिए गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? मुझे पहला विचार आया, देखा लेकिन जब इस प्रोसेस में से पास हो रहा था ये सेशन या इससे थोड़े समय पहले मैंने ये देखा कि हकीकत में ये मेरे पीले चश्मे हैं। मैंने नई गाड़ी ली। उन्होंने कहा भाविन पैसे की चिंता मत कर, तुझे जो गाड़ी लेनी है वो गाड़ी तू ले। मैंने नई ऑफिस ली। यहाँ कई लोग बैठे हैं जो जानते हैं 500 स्क्वायर फीट की मेरी ऑफिस थी, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी ऑफिस मैंने बनवाई है। वो कहते हैं भाविन बेस्ट फर्नीचर और बेस्ट ऑफिस बनाना। मैं कहीं भी घूमने जाता हूं, आपने देखा होगा 49 सिटीज इंडिया की मैं घुमा हूं, वो मुझे कहते हैं भाविन पैसा ज्यादा लेके जाना, चिंता मत करना। वो सिखाना चाहते हैं भाविन जहां कर कसर हो सके वहां कर कसर कर। लेकिन मुझे वो दिखता है जो मैं दिखना चाहता था। वो मेरे पीले चश्मे मन में पड़ी हुई छवि थी। फाइन, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक आयाम को कि हमारे पीले चश्मे कैसे काम करते हैं। मैंने यहां पूछा था कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है। उनको मैं दूसरा एक सवाल पूछना चाहता हूं। बच्चे जब छोटे होते हैं और फिर धीरे 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 बड़े होते हैं, बच्चों की सीखने की अलग अलग रीत होती है। कोई भी एक रीत बच्चा कैसे सीखता है, ज्यादातर बच्चे कैसे सीखते हैं? एनीवे, नकल करके। बहुत बढ़िया। यस, पीछे लास्ट में सेंटर में ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन। ओके, यस, यहां पे आगे देखकर। यहां ऊपर बी में एनीवन?
माइक में बोलो। यस, यहाँ पे आगे। यस, जो पेरेंट्स देख करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। यस, यहाँ पे व्यवहार से, उनके व्यवहार से। बहुत बढ़िया। यहाँ पे પોતાના મમ્મી પપ્પાને જોઈને પોતાના મમ્મી પપ્પાને જોઈને। યસ, वहाँ सी में બોલી પોતાના મમ્મી પપ્પાને જોઈને अनुकरण કરીને। बहुत सरस। यस, जो आपके परिवार में हो रहा है वो बच्चे को ऑब्जर्वर करता है और वही सीखता है। ओके, बच्चा वही ऑब्जर्व करके वही सीखता है। एच में अपने तरीके से सीखते हैं। अपने तरीके से सीखते हैं। मैंने जब गुवाहाटी में ये सेशन लिया था तब किसी ने कहा था बच्चे गूगल से सीखते हैं। जो देखते हैं वही करते हैं। जो देखते हैं वही करते हैं। बहुत बढ़िया, सबके जवाब सही है। किसी ने कहा ऑब्जर्वेशन से, किसी ने कहा देख के, कहा किसी ने कहा नकल करके। ज्यादातर बच्चों का सीखने का एक ही तरीका होता है और वही सब तरीके आ जाते हैं। वह है अनुकरण, 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 अनुकरण। और नहीं, हमको तो इधर से उतरना पड़ेगा ना, हम उधर से आए। जैसी करनी वैसी भरनी। आज जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वही हमारे बच्चे कल हमारे साथ करने वाले हैं। अगर ऊंची उड़ान भरनी है, हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने बहुत जरूरी है। मैं 2 एग्जांपल देता हूं क्यों मुझे ऐसे सेशंस लीड करने पड़ते हैं। सूरत के वृद्धाश्रम में हमारी जो ये सेशन में रेडी करने के लिए कंटेंट टीम बनी है, वो टीम के साथ हम वेसु वृद्धाश्रम में गए थे। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है। एक माँ जिसके 6 बेटे, जब से छोटा बेटा जब 1.5 साल का था तब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, यानी कि डेथ हो गई उनकी। वो 6 बच्चों को मजदूरी करके उन्होंने बड़ा किया। आज 6 बेटे में से एक भी बेटा अपनी मां को रखने के लिए तैयार नहीं है। मां वृद्धाश्रम में बूढ़ी पड़ी है, उनका किराया भी कोई और देता है। मुझे कहते हुए दुख होता है। सूरत में मेरे फ्रेंड के रिलेटिव जो फैमिली सूरत का है, भाई 2 भाई सगे भाई ऊपर नीचे एक ही बंगलों में रहते हैं। मां को रखने वाला कोई नहीं है। बेटी किराए के घर में मां को रखती है। मां को कहती है कि मां तू मेरे घर पे आ जा। मां कहती है बेटी के घर पे हम नहीं आ सकते। वो अलग से मां के लिए घर रख के किराए के घर पे मां को रखती है। और सबसे दुख की बात यह है वो मां का टिफिन भी वो बेटी के घर से जाता है। मैं और एक एग्जांपल कहता हूं, जो हम व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे वो हमारे साथ कैसे होने वाला है। एक घर था जिस घर में एक बूढ़ी मां थी, बेटा, बहू और 4 साल का छोटा बेटा, जो उनके साथ चारों जन एक साथ रहते थे। जब सब घर में होता है वैसे नॉर्मल था। हर संडे वो हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा तीनों लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। वो माँ नजदीक में एक मंदिर था, वहां पंडाल लगता था, वहां पे खाना खाने जाती थी और ये नॉर्मल रूटीन था। एवरी संडे ऐसे ही होता था। 3-4 साल ऐसे ही चला। बेटा थोड़ा समझदार हुआ। वो एक बार गाड़ी में, हस्बैंड आगे गाड़ी चला रहे थे, संडे इवनिंग का टाइम था, वाइफ बाजू में बैठी थी और बेटा पीछे बैठा था। हस्बैंड ने कहा कि अभी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक काम करते हैं, नया घर लेते हैं। वो बेटा पीछे बैठा था, उसने उतना ही कहा कि पापा एक काम करना, मंदिर के नजदीक घर लेना। मां ने कहा कि देखो बेटा कितना संस्कारी है, रोज मंदिर जाना चाहता है। बेटे ने कहा मां मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हूं, मेरी शादी हो, तब आप लोगों को दूर चल के नहीं जाना पड़े। इसलिए यहां मैं इस सेशन की और एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो क्लिप में आपको दिखेगा बच्चे कैसे सीखते हैं। लेट्स सी दिस वीडियो। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। बहू, मेरे को रोज का पढ़ना शुरू हो चुका है। मेरी बहन से रोज का नाटक है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती, हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो। मेरे को सारा सामान इधर उधर करके रखती है। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा चश्मा नहीं मिला, वही ढूंढ रही हूँ। माँ सामने रखा है चश्मा, तुमना सचमुच अंधी हो गई। थैंक यू।
राहुल बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा। बेटा अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो चलो। मम्मी आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा मेरा चश्मा देखा? पापा आप सचमुच अंधे हो गए, बोला आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते स्कूल में जाके। पापा मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और एक आयाम को। मैंने जब पूछा था कितने लोग पति पत्नी है, कितने लोगों के बच्चे हैं, मैं सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्यार यानी क्या? व्हाट इज लव? सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं ना भाई, मैं वो टीवी में और मोबाइल में होता हूं उस पर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दो दोस्तों के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, दो अच्छे दोस्तों के बीच, व्हाट इज लव? प्यार यानी क्या? यस, मैं ऊपर वाले लोगों को यस, वहां से सी ट्रस्ट, ट्रस्ट, ओके, यस ए विश्वास, विश्वास, ओके, यस, एनीवन एल्स? या नीचे एल केयर, यस, रिस्पेक्ट, एम रिस्पेक्ट, ओके, रिस्पेक्ट, एम, यस, यहां पे आगे जिससे हम प्यार करते हैं उनके लिए सेक्रीफाइस। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए सेक्रीफाइस, यस, यहां पे प्यार जो माँ बाप देते हैं, प्यार जो माँ बाप देते हैं, यस, यहां पे ओ अंडरस्टैंडिंग, यस, पीछे इंटरनल अफेक्शन, यस, ये साइड एक दूसरे के प्रति लगाओ, एक दूसरे के प्रति लगाओ। सबको भाई कोई डिक्शनरी लेके नहीं बैठा, सबको वर्ड दे रहा हो, ऐसा नहीं है ना? गुड, बहुत सारे जवाब मेरे पास आए हैं। यस, यहां से आगे समर्पण, एक मिनट पीछे, यस यस यस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशन, ओके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशन, ओके, यस, यहां पे बंधन, ओके, यस, यहां पे आगे जो जैसा है उसे टॉलरेंस, यस, बी एक्सेप्टेंस, बहुत बढ़िया, सी संबंध, ओके, यस, वहां पे जी जो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करो, जो जैसा है वैसा उसके एक्सेप्ट करो, यस, यहां पे एल अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड लास्ट पर्सन, यस, यहां से हृदय की पवित्र अनुभूति, हृदय की पवित्र अनुभूति। इतने सारे जवाब मिले हैं, इतने सारे जवाब मुझे मिले हैं। लाइक किसी ने कहा अनकंडीशनल लव, किसी ने कहा लाइक उसके प्रति की निष्ठा, उसने कहा ट्रस्ट, किसी ने कहा लाइक किसी के ऊपर भरोसा। बहुत सारे जवाब मेरे पास आए हैं, मुझे याद भी नहीं है कितने सारे लोग कितना कुछ बोले हैं। यहां से जो जवाब आया था, जो जी में से ऊपर से, वो बिल्कुल सही जवाब था। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप किसी को प्यार करते हो या नहीं करते हो उसका मेजरमेंट करना है। आप जियोगे तब तक, अगर आपको ये याद रखना है तो उसकी डेफिनेशन में आपको देता हूं। चाहिए? नहीं, सबको नहीं चाहिए। हेलो, ग्रेट। प्यार यानी लव इज इक्वल टू व्यक्ति में 5 साल का बेटा भी आ सकता है और 80 साल की दादी मां भी आ सकती है। व्यक्ति जैसा है और जैसा नहीं है उसका संपूर्ण स्वीकार। आप देख लो, आप जिसको भी प्यार करते हो, आपके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त, पार्टनर, क्या उनमें सब कुछ अच्छा है? क्या सब कुछ बुरा है? जो अच्छा है और जो बुरा है उसके साथ जब उनको स्वीकार करते हैं तब उनको प्यार करते हैं। हेलो, यहां पे हम और एक एक्सरसाइज करेंगे।
सबके पास पैड है? पैड है? पैड में से एक प्लेन पेपर, जिस पेपर में आपने कुछ ना लिखा हो वैसा एक पेपर फाड़ दो। जिस पेपर में आपने कुछ भी ना लिखा हो वैसा एक पेपर फाड़ दो। फाड़ दिया? काम चालू है। फाड़ दिया? दिखाओ। वाह! अभी इस पेपर के साथ हम लाइफ की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करने वाले हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इस पेपर की एक्सरसाइज करते वक्त कूड़ा कचरा होगा, लेकिन वो वेस्ट, वो कूड़ा कचरा हम यहां नहीं डालेंगे। हम अच्छे समाज के अच्छे लोग हैं, वो कचरा हम बाहर जाके डस्टबिन में डालेंगे। अगर आपके पास जेब नहीं है तो आपके आजू बाजू में कोई जेंट्स बैठे हो, आपके हस्बैंड हो या ब्रदर हो, उनकी जेब में डाल दें। लेकिन मेहरबानी करके हम यहाँ कोई कूड़ा कचरा नहीं करेंगे। सो हम सब एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है? ग्रेट। मैं जैसे कहूं वैसे ये एक्सरसाइज करनी है। लाइफ की बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज मैं आपसे करवाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इस पेपर के अलावा देखो कैसे पीले चश्मे काम करते हैं। मुझे पहली रो में कई लोग दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा था? प्लेन पेपर फाड़ के रखना। कई लोगों ने पेन भी साथ में रखी है, क्या लिखवाएंगे? भाई मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूं। सब अपनी पेन नीचे रख दो, पैड नीचे रख दो, मोबाइल नीचे रख दो, सब कुछ नीचे रख दो। केवल आपके हाथ में एक प्लेन पेपर होना चाहिए। फाइन, अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हर एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर दे। पेपर हाथ में रखो और आंखें बंद कर लो। आंखें वही खुली रखे जिनको सुनाई नहीं देता हो। मैं समझ जाऊंगा कान में कुछ प्रॉब्लम है। फाइन, अभी जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं वैसे वैसे इस पेपर को हमको टेयर करना है, यानी कि फाड़ना है, और उसका कचरा हम जेब में रखेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड ऊपर से, यानी कि दाई बाजू ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दो। गुड। उस टुकड़े को जेब में रख दो, खुद की या बाजू वाले की। और अभी जो बड़ा पेपर बचा है उसको आधा फोल्ड कर दो, यानी कि आधा मोड़ दो। बहुत बढ़िया। अभी राइट हैंड साइड नीचे से, यानी कि दाई बाजू नीचे से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दो। गुड। अभी जो बड़ा पेपर बचा है उसको वापस आधा फोल्ड कर दो, यानी कि आधा मोड़ दो। अभी लेफ्ट हैंड साइड नीचे से, यानी कि बाई बाजू नीचे से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दो। गुड। उस पेपर को भी साइड पे रख दो। अभी जो थोड़ा भी बचा है पेपर उसको वापस लास्ट बार फोल्ड करो और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से, यानी कि बाईनी बाजू ऊपर से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ दो। फाइन। अभी जो पेपर बचा है उसे खोल दो और आंखें भी खोल दो। देखो देखो हमारे पीले चश्मे कैसे काम करते हैं। मैंने कहा था आजू बाजू में दिखाना। मेजोरिटी पीपल ने आजू बाजू दिखा दिया। तेरा कैसा है? मेरा कैसा है? हेलो। फाइन। अभी मैं कहता हूं आजू बाजू में दिखा दो। कोई भी दो पेपर सेम फटे हैं, दिखा दो। एनीवन? कोई भी दो पेपर सेम फटे हो तो हमारे वॉलंटियर को दिखाओ, वो कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि क्या फर्क है। और आगे में कोई भी किसी के भी दो पेपर सेम फटे हो तो मेरे पास आ सकता है। कम 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 फास्ट। कोई एक जन दोनों पेपर को लेके आगे आ जाओ। यहां पे कोई हो, यहां पे कोई हो, और ऊपर कोई भी हो तो अपने वॉलंटियर को दिखा दो जिसने व्हाइट टी शर्ट पहना है, उसको आप पेपर दिखा सकते हो। क्विक 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 वॉलंटियर को दिखा दो, नो इश्यू। फाइन।
हाँ कोई है हमारे पास ऐसा। लाओ 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 लाओ, एक मिनट। हाँ શું વાત કરો છો બેન? જો एक मिनट, ये ऐसे कव है और ये ऐसे कव। ના એવું નહીં, લાવો લાવો લાવો, જો આ જો આ કવ અને આ કવ એટલો તો ફરક હોય જ। શું વાત કરો? ઓ લેટ્સ સી, આજે અહીંયા ગાડી કવ અંદર જાય છે અને આ કવ, ये दोनों में फर्क है। यस एनीवन एल्स? यस यस, दूसरा पेपर ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। यस एनीवन एल्स? तकरीबन एक मिनट, दूसरा पेपर ओके। हमारे आरसी अंकल हाथ दिखा, गुड। यस एनीवन एल्स? सब अपने ऊपर पर दिखा दो। तकरीबन 7 से 8 हजार लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी 2 पेपर सेम नहीं फट सकते, क्योंकि आज तक मैंने तकरीबन 80 हजार लोगों से ये एक्सरसाइज करवाई है, कोई भी 2 पेपर आज तक सेम नहीं फटे हैं। मेरा सवाल, क्यों 2 पेपर सेम नहीं फट सकते? यस एनीवन? फास्ट, क्यों 2 पेपर सेम नहीं फट सकते? यस? सोचने का तरीका अलग है। यस? डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। यस? બધાની સોચ અલગ છે। બધાની સોચ અલગ છે। ઓકે यस? अलग अलग तरीका। अलग अलग तरीका। यस? क्विक 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 क्विक, क्यों पेपर सेम नहीं फटा? There is one proverb, हाँ? टुंडे टुंडे मति भिन्ना। क्या बात है, टुंडे टुंडे मति भिन्ना। यस आगे जी? નમસ્તે। फोल्ड करवाना तरीका अलग अलग। फोल्ड करवाना तरीका अलग था। लास्ट में यस नीचे? मन की स्थिति अलग अलग है। मन की स्थिति अलग अलग है। यस? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यस? हर आदमी यूनिक है। हर आदमी यूनिक है। जो जवाब आए यार एल में से लास्ट जवाब। यस? आपने बताया नहीं था कि ऊपर फोल्ड करना है या नीचे फोल्ड। हाँ, वो सेंटीमीटर मिलीमीटर मैंने बताया ही नहीं था। भाई मेरा सवाल, सूचना देने वाला मैं अकेला था या 2 जन थे? मैं अकेला था। आधों को सुबह दी और आधों को शाम को दिया, सबको साथ में दी। आधों को उर्दू में दिया, आधों को मराठी में दिया, सबको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में दी। क्यों 2 पेपर सेम नहीं फटे? सबके जवाब सही है। जो जवाब वहां से आया, जो किसी और ने कहा, हमारी चेयर में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। 700 करोड़ की बस्ती में भगवान ने हमको सबसे अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, महान बनाया है, सबसे बेस्ट बनाया है। नहीं मेरे जैसा कोई हुआ है, नहीं कोई होने वाला है, न भूतो न भविष्यति। मेरा सवाल, अगर आज तक इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं बना है, नहीं कोई बनने वाला है, मैं यूनिक हूं, मैं महान हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं सबसे अलग हूं, तो मैं दुखी क्यों होता हूं? Why I am getting upset? अगर मैं ऐसा शो पीस हूं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है जो रियल सेंस में म्यूजियम में रखना चाहिए, इतना अलग है, इतना डिफरेंट है, 700 करोड़ की बस्ती में मेरे जैसा कोई नहीं है, तो फिर मुझे दुखी क्यों होना चाहिए और मैं क्यों दुखी होता हूं? Why I am getting upset? यस, मेरा क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। यस? सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होता? नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड। यस? हेलो। आप अपने आप को हमेशा दूसरे से कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली। जब से छोटे से हम बड़े हुए, एक्सपेक्टेशन कहां से आती है? कंपैरिजन से आती है। छोटे से हम बड़े हुए, ज्यादातर केस में हम देखेंगे 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार, जैसे ही बड़े होते गए हम इमीडिएट किसी ना किसी से हमारी कंपैरिजन करते हैं और हम दूसरों के साथ तुलना कर करके हम खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। मैं जैसा हूं और जैसा नहीं हूं, मैंने प्यार की डेफिनेशन दी थी वो यहां वापस आती है। मैं जैसा हूं और जैसा नहीं हूं, मैं खुद को प्यार नहीं करता हूं। अगर मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगा, दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करता रहूंगा और मैं दुखी होऊंगा और दूसरों को भी मैं दुखी करूंगा। चलो मैं कुछ सवाल पूछता हूं, सिंपल सवाल, कोई हो तो बुरा मत लगाना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे नहीं, आपकी चेयर में बैठे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं? सब ऐसे देख रहे हैं ना मुझे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे सर के बाल जितने होने चाहिए ना, उससे थोड़े छोटे हैं, थोड़े ज्यादा होते ना? हेलो, कितने लोगों को लगता है शायद मैं थोड़ा और गोरा या थोड़ी और गोरी होती ना? आहा,
हाँ, वहां से हाथ ऊपर हुआ। कितने लोगों को लगता है ये मेरी जो हाइट है ना वो थोड़ी ज्यादा होती ना? लास्ट क्वेश्चन, ये तो सूरत में ज्यादातर लोगों को लागू होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है ये जो टमी है ना, पेट, थोड़ा अंदर होता ना? हेलो, ये क्या है? ये कंपैरिजन है। मैं जैसा हूं और जैसा नहीं हूं, मैं खुद को स्वीकार नहीं करता हूं। कभी ऐसा देखा है कोई गाय ने दूसरी गाय को कहा हो कि तू बहुत गोरी है, या कोई फूल ने दूसरे फूल से कहा हो कि तू बहुत सुगंध देता है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके दुखी होता है। वो 3 इडियट मूवी देखा है ना? रेंचो जब फेल हुआ ना तब बहुत दुख हुआ, लेकिन जब पहले नंबर पे पास हुआ तब और ज्यादा दुख हुआ। मेरी सैलरी 10,000 बढ़ी, उसकी खुशी तब तक जब तक बाजू वाले की 15,000 बढ़ी है और मुझे पता नहीं है। मेरे 70% आए, मैं बहुत खुश, कब तक? मेरे दोस्त के 75 आए हैं और मुझे पता नहीं है। ज्यादातर केस में हम देखेंगे, हम ईच एंड एवरी मोमेंट कंपैरिजन 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 करके दुखी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों से कंपैरिजन करें तो ठीक है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की कंपैरिजन दूसरों के साथ करता है। और खास करके हमारे माता पिता की। हमारे माता पिता जैसे हैं और जैसे नहीं है, हम उनको वैसे नहीं देखते हैं, हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। एक लड़का जिसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देते हैं, बाइक्स एंड कार देते हैं, और मेरे माता पिता मुझसे तो प्यार ही नहीं करते, मुझे देते ही नहीं है। एक लड़की जिसके माता पिता सही मायने में उसकी केयर नहीं करते हैं, देर रात तक उसको बाहर घूमने देते हैं, वो नवरात्रि हो या कोई भी 31st हो, कुछ भी हो, और मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। अरे वो छोड़ो, एक घर में ही रहेंगे ना तो भी हम कंपैरिजन करेंगे। छोटा हमेशा यही कहेगा बड़े को सब जिम्मेदारी दी, मुझे तो जिम्मेदारी नहीं दी, और बड़ा हमेशा यह कहेगा सब प्यार छोटे को ही मिला, मुझे तो वो प्यार ही नहीं मिला। हम देखेंगे खुद को कि हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर करके उनको दुखी करते हैं और हम भी दुखी होते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? Why we are doing this? मैं एक और फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। क्या दिखता है? रेड पॉइंट, जोर जोर से आवाज आ रहा है। मैंने ये कहा था स्क्रीन पे क्या दिखता है? इतनी बड़ी वाइड स्क्रीन हमको नहीं दिखती है। हमको क्या दिखता है? वो रेड पॉइंट दिखता है। एक बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 7 बार ना सुनता है तब 1 बार हाँ सुनता है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 90% नेगेटिव न्यूज होते हैं, तब जाके 10% पॉजिटिव न्यूज होते हैं। कोई मीडिया वाला हो तो बुरा मत लगाना। माता पिता 10 में से 8 चीज हमारे लिए अच्छी करेंगे, हमको वो नहीं दिखेगा, हमको वो रेड डॉट दिखता है। उन्होंने क्या नहीं किया, और हम उनको कोसते हैं। यहां पे हम और एक एक्सरसाइज करेंगे। सबके पास पेन है? पेन? हाँ, दिखाओ मुझे, शो मी। ओके, अभी 3 मिनट तक ऊपर हाथ ऊपर रखो, ऊपर हाथ रखो। 3 मिनट तक यहां म्यूजिक चलेगा, मैं तक काउंट डाउन करूंगा, ये हाथ नीचे नहीं रखना है। ओके, देख लेना खुद का ही हाथ है ना। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हमारे वॉलेंटियर ध्यान रख रहे हैं सबका। लाओ गिरीश। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हेलो, कई लोगों का मुझे आवाज सुनाई दिया, क्या पता है? हाँ, 3 मिनट नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, 9 महीने तक वो मां ने हमको उठा के चला है। खाली 3 मिनट के लिए हमको हाथ ऊपर रखना है, हमारे हाथ में से हाथ निकल जाता है। वो 9 महीने तक कैसे मां ने संभाल के रखा होगा। हर वर्ष भारत में 70 लाख भ्रूण हत्या होती है। ये 3 मिनट हमने हाथ रखा ना, 1 मिनट में 14, 3 मिनट में 42 लोग खाली ये 3 मिनट में मर चुके हैं, जो बच्चे जन्म ही नहीं ले पाए। हमारे माता पिता ने सोचा होता कि हमको जन्म ही नहीं देना है, हम में से यहां कौन बैठा होता? अरे सोचो तो सही, उन्होंने जन्म दिया। हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, रेलवे स्टेशन या कोई गटर के बाहर उन्होंने छोड़ दिया होता तो अरे कितनी तकलीफें उठाई होगी, तब जाके हम इतने बड़े हुए हैं। अरे 0 से 2 साल यानी कि जन्म से 2 साल का विचार करें ना, खाना पीना पीपी पोटी कोई चीज का भान नहीं था। हम खुद सब कुछ गीला करते थे, वो गीले में सो जाते थे, हमको सूखे में सुलाते थे। उनके मुंह से निवाला निकाल के हमारे मुंह में वो डाल के खाना खिलाते थे। हमको वो नहीं दिखता है, हमको वो दिखता है उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया है। थोड़े बड़े हुए, चलना सीखे, कोई गर्म चीज को हाथ ना लगा दे, कहीं हम गिर न जाए। वो छोटी छोटी चीजों ने मां ने कितना ध्यान रखा है, कभी हमने वो सोचा है? वो पिता जिन्होंने हमको पहली बार स्कूल का दरवाजा दिखाया, हमको अच्छी पढ़ाई के लिए जो करना पड़े वो सब कुछ किया। वो पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना हम स्कूल जाना नहीं चाहते थे, हम रोते थे, लेकिन फिर भी उनसे हो सके वो सब कुछ किया। बीमार हुए, हमको तकलीफ हुई, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर से विनती की कितना भी पैसा लगे, जो भी चार्ज लगे, चिंता मत करना। वो 0 से 2 साल में जो वैक्सीन रसी उन्होंने नहीं पिलाई होती तो अरे पोलियो या हाथी पका कोई रोग हो गया होता। कितने उनके उपकार है ना। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि चमड़ी उतार के जूते बना के उनको पहना है ना, तो भी हम उनके ऋण मुक्त नहीं हो सकते। मैं यहां पे और एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय जी बच्चन, जब उनकी डेथ हुई, उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम रखा था। एक कवि, हम में से कईयों ने शायद ये देखी होगी वीडियो क्लिप, लेकिन आज ऐसे देखना कि ये हमारे माता पिता के लिए कहा जा रहा है। उनकी एक एक सेंटेंस में भगवत गीता, कुरान, आगम या दुनिया का कोई भी ग्रंथ ले लो, रामायण हो या महाभारत हो, माता पिता जीवन में क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप, फिर इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी एक एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। मैंने पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी। अमिताभ जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पिता पर पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। मां पर और पिता पर कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि
किनकी माँ जीवित हैं और किन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। 1 मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ताकत किसी के पास नहीं है। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ। याद कीजिएगा उन दिनों में जब हम चौके में रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी, उस वक्त थाली पर बैठकर हमने जब भी इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी, उसे हम खो देते हैं। वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोज की 4 पंक्तियां माननीय नेताजी यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों का उपन्यास लिखा। अमिताभ जी बैठे हैं, जया जी बैठी हैं। 3 पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। उसने लिखा, एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। और कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता।
किसी ने शेर कहा कि पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियां सुनिएगा। पिता क्या होता है, अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूं। पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। दुनिया की सभी तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है अगर बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। मैं चाहता हूं कि यहां पे हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो यह है, हर एक व्यक्ति अपना पैर खोले और लिखे मेरे माता पिता के मेरे ऊपर क्या उपकार है। सबसे पहला उपकार यह लिखना कि मुझे जन्म दिया, इस पृथ्वी पे आने का मौका दिया, यही उनका सबसे बड़ा उपकार है। सो राइट इट डाउन द लिस्ट, उन्होंने आपके लिए क्या किया है। अपना बचपन याद करो, कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई होगी, तब जाके हमारी जरूरतों को उन्होंने पूरा किया होगा। हमारे स्कूल के एडमिशन से लेके हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए होंगे।
एग्जाम के टाइम रात रात भर जागना, अगर बोर्ड की एग्जाम्स है तो हमको स्कूल में छोड़ने आना, लेने आना। हम बीमार हुए तो दवाई याद करवाना, हॉस्पिटल में रात रात भर हमारे लिए जागना, पॉकेट मनी से लेके जब जब हमको जहां जहां पैसे की जरूरत पड़ी या कोई चीज वस्तु हमको चाहिए थी, उन्होंने सब हमको दिलाया। हमको अच्छा घर मिले, हमारी अच्छी जगह शादी हो, या हम बिजनेस में सेट हो, उसके लिए उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी, कितने लोगों से वो मिले। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूं। यहां एक बाहर वॉचमैन है, हमारे एक असिस्टिंग मेंबर ने उस वॉचमैन को पूछा कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। उन्होंने कहा, साहब मैं पूरी जिंदगी नौकरी की, यहां नौकरी की इसलिए कि मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा पाऊं। मेरा एक बच्चा पढ़ के आज लक्ष्मीपति में है और दूसरा बेटा कहीं और अच्छी जगह जॉब कर रहा है। हमारे माता पिता ने ऐसा हमारे लिए कितना किया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, कई लोग खाली मुझे ही देख रहे हैं, मैं ये एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूं कि आपको दिखे कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है और वो आप लिखे। मैं लास्ट 1 मिनट देता हूं, किसी को अपना लिस्ट पूरा करना हो या कुछ ऐसा जो आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ अलग किया है, जो केवल आपके लिए ही किया है, और खास करके ऐसी गलतियां हमने की होगी जो हमारी मां को हमने बताया होगा, फादर को तो बताने की हिम्मत ही नहीं हुई होगी, और मां ने कहा होगा बेटा तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। ऐसा जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है आप लिख लो। विदिन 1 मिनट आई विल गो अहेड, हम आगे बढ़ेंगे। फाइन, आपने जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है, कई लोग अभी भी लिख रहे हैं। आई अप्रिशिएट, प्लीज स्टॉप हियर, लेट्स गो अहेड। जब हम ये लिस्ट बना रहे होंगे, हमको कई बार ऐसा भी विचार आया होगा कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं है कि मैंने उनको क्या तकलीफें पहुंचाई है। ये लिखते लिखते हमको ये दिखा होगा कि ये तो उन्होंने क्या किया है वो मैंने लिखा है, लेकिन मैंने क्या तकलीफें पहुंचाई है उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है। मुझे दोस्तों, मुझे कहते हुए विचार आता है कि शायद उसका लिस्ट बनाएंगे ना तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हम जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमको याद रहता है। खाली याद कीजिए, जब हम छोटे थे, वो हमको स्कूल में या ट्यूशन में या हमको जहां जाना था वहां घूमने ले जाते थे, वो सर्कस में हो या मूवी देखने हो, क्या कभी हमने उनको तहे दिल से थैंक यू बोला है? अरे थोड़े बड़े हुए, 12-15 साल के होंगे, 13 साल के होंगे, हमको कोई गैजेट चाहिए था, उन्होंने हमको वो गैजेट दिलाया और हम पूरे दिन उस गैजेट के साथ, दोस्तों के साथ खेलने में बिता देते हैं और उनको नजरअंदाज करते हैं, उनको ये भी नहीं कहते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हम थोड़ा आगे देखें, हम 15-16 साल के हुए, जो मेरी लाइफ में भी हुआ है। मां जब खाना बनाती है, हमारा मनपसंद खाना बनाती है, फिर भी शायद नमक ठीक ना हो, या हम जब डाइनिंग टेबल पे आए उस और खाना आने में 2, 4, 5 मिनट लग जाए तो हम खड़े होके चले जाते हैं। अरे याद कीजिए, हम और बड़े हुए, हमको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले, हमको एडमिशन दिलाया, हम क्या करते थे? हम कॉलेज में बंक मार के नहीं पढ़ के बाहर दोस्तों के साथ टाइम पास करते थे।
हमको पिकनिक में जाना था, हमको पॉकेट मनी चाहिए था, हमको हमारी चीजें चाहिए थी, हमने जिद करके, और कहते हुए मुझे दुख होता है आज के यंगस्टर्स पेरेंट्स को धमकी देते हैं, क्या भाग जाएंगे या सुसाइड कर देंगे। हमने ये सोचा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम दूसरे लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ जिस तरह बात नहीं कर सकते, वैसे शब्दों में हमने हमारी माता पिता के साथ बात की है, उनका अपमान किया है, उन पे ऊपर गुस्सा किया है। अरे कल की घटना बात करता हूं, एक व्यक्ति, एक 15 साल का लड़का उसकी मदर के साथ बात कर रहा था, उसने मदर का ऐसा इंसल्ट किया, हमारे उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूं यहां हम और एक लिस्ट बनाए, हम लिखे हमने हमारे माता पिता को कहां कहां दुख पहुंचाया है, राइट इट डाउन। और पहले वाली एक्सरसाइज की तरह ये एक्सरसाइज में भी लिखना, रियलाइज करना कि मैंने उनको क्या दुख पहुंचाया है। वो उनका मेरा अधिकार है, उनको सब कुछ करना ही चाहिए, उससे ज्यादा मेरा उनके प्रति जो भाव था, मैंने उनको जो तकलीफें पहुंचाई थी, वो लिखने की जरूरत है। सो राइट इट डाउन, आई विल गिव यू मोर टाइम कि मैंने उनको कहां कहां तकलीफें पहुंचाई है। फाइन, लास्ट 15 सेकेंड्स, किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। गुड, हमने थैंक यू पॉइंट्स लिखे, हमने सॉरी पॉइंट्स लिखे। यहां रेयर टू रेयर केस में कोई ऐसा भी बैठा होगा जिसको यह विचार आता होगा, भाविन तू स्टेज से बोल रहा है क्योंकि तुझे यह लगता है, लेकिन मुझे पता है मेरे जीवन में मेरे माता पिता ने मुझे क्या क्या तकलीफें पहुंचाई है, मुझे कितनी बार उन्होंने मारा है, कितनी बार उन्होंने मुझे डांटा है। उतना ही नहीं, मेरी जरूरतों को पूरी नहीं किए, मेरे भाई के साथ या मेरी बहन के साथ मेरा भेदभाव किया है, मुझे वो सुख सुविधा नहीं दी है। आपको विचार आता होगा, नो डाउट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। कभी हमने ये देखा है, उनके एक्शंस हम देखते हैं, उनके फीलिंग्स यानी कि उनके भाव क्या है वो हमने कभी सोचा है? उन्होंने मेरे साथ क्या किया वो हमको दिखता है, उन्होंने क्यों किया वो कभी हमने सोचा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, हम ऐसा बचपन से सीखते आए, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि माता पिता भगवान है। माता पिता भगवान नहीं है, माता पिता इंसान है। अगर उनको इंसान की तरह देखेंगे तो शायद हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो भी जाए, लेकिन केवल एक बात याद रखेंगे ना कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस पृथ्वी पे आने का मौका दिया है। वो 70 लाख बच्चे हर साल जो मर जाते हैं उसमें मेरा नंबर नहीं है, वही सबसे बड़ी बात है। अगर उनको हम इंसान की पदवी पे लाके रखेंगे तो हम देख पाएंगे कि उन्होंने जन्म दिया, वही सब कुछ है। डोंट लेट द पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रूइन द ब्यूटीफुल फ्यूचर। मैं देख रहा हूं मेजॉरिटी पीपल ने एक्सरसाइज की है, लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा था, इस दुनिया में हम एकमात्र व्यक्ति को छल नहीं कर सकते, खुद को। मेहरबानी करके खुद को छल मत करना। यहां जो पार्टिसिपेट कर रहे हो बहुत अच्छा है, मैं जहां जहां जो एक्सरसाइज करने को बोलूं हो सके उतना पार्टिसिपेट करो, यह आपके लिए है, आपकी चेयर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छी तरह आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। मान लीजिए जब सेशन यहां जब खत्म होगा, हम सब साथ में बाहर निकलते हैं, मेरी जेब से मेरा हैंड कर्चीफ यानी कि हाथ रुमाल नीचे गिर जाता है। आप में से कोई देखता है और मुझे कहता है, भाविन तेरा हैंड कर्चीफ नीचे गिर गया है, तू उठा ले। मैं आपको क्या कहूंगा? हेलो, उसके लिए माइक की जरूरत नहीं है, जोर से बोलेंगे तो भी सुनाई देगा। थैंक यू, राइट। मैं यहां से ऑटो करके रेलवे स्टेशन जाता हूं, मेरी जेब में
2,000 रुपए की नोट है, यानी कि चेंज नहीं है, और कोई ऑटो वाला या कोई दुकान वाला मुझे चेंज देता है, मैं उसको क्या कहूंगा? थैंक यू। मैं रिजर्वेशन काउंटर पे फॉर्म भर रहा हूं, मेरी पेन खराब है, या एग्जाम के दिन याद कीजिए जब पेन खराब हो जाती है और हमारा कोई दोस्त हमको पेन देता है, हम उसको क्या कहते हैं? थैंक यू। हम देखते हैं अगर हम गलत नंबर पे किसी को फोन लगा दे और सामने वाला बोले कि आपने रॉन्ग नंबर पे फोन लगाया है, हम उसको क्या कहते हैं? सॉरी। हम अगर ट्रेन में जा रहे हैं और किसी और की सीट के ऊपर हम बैठ गए हैं, वो हमको आके कहता है कि भैया ये मेरी सीट नंबर है, हम उसको क्या कहते हैं? सॉरी। कम से कम दिन में 15 बार हम अनजान लोगों को दूसरी बार जिसको मिलने ही नहीं वाले हैं उसको थैंक यू कहते हैं, और कम से कम 3 से 5 बार हम उन लोगों को सॉरी कहते हैं जिसको दूसरी बार मिलने नहीं वाले हैं। मेरा सवाल, जिस माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, या हमने उनको जहां जहां जो दुख पहुंचाया है, जिसका लिस्ट हमने बनाया है, उस माता पिता को हमने आखिर में थैंक यू या सॉरी कब बोला था? हेलो? हाँ? नेवर। व्हाई? अरे एक प्यून पानी का ग्लास देता है, हम उसको थैंक यू कहते हैं। कोई लिफ्ट का दरवाजा खोल के खड़ा रखे ना, तो हमको उसको थैंक यू बोलते हैं। अगर भीड़ में जा रहे हैं, किसी को धक्का लग जाए ना, तो हम उसको सॉरी बोलते हैं। किसी के घर पे गलती से बेल दबा देना, हम उसको सॉरी बोलते हैं। अरे जिसने हमारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, जिसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हम थे, उस माता पिता ने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसको हम थैंक यू या सॉरी या उनका धन्यवाद या हमारी गलती हुई है, हमें माफ करो, वैसा हम क्यों नहीं कहते? 2 वजह है, और मैं ऑडियंस में से चाहता हूं, प्लीज असिस्टिंग मेंबर स्टैंड अप, किसी को शेयर करना हो, क्यों हम उनको थैंक यू या सॉरी नहीं बोलते? यस, पीछे। हाँ, ओके। माता पिता घर छोड़िए, थैंक यू बोलिए। टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड, ओके, यस। ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड लेते हैं, यस। हम उनके केयर ही नहीं करते। उनकी केयर ही नहीं करते, यस। टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड, नो रिपीट आंसर्स प्लीज, यस। पीछे ऊपर, यस। सॉरी और धन्यवाद। वो उनकी ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं। वो उनकी ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं, यस। एफ। हमारा ईगो होता है। हमारा ईगो होता है। हेलो? हेलो? ડોન્ટ સે અમે એવું માનીએ છીએ કે આ એમની ફરજ જ છે, અને આ ફરજ એ બજાવે છે, એટલે અમે કંઈ થેન્ક યુ કે સોરી કહેતા નથી. આ એમની ફરજમાંથી કોઈ ઓછું થતું નથી એમ કે. ઓકે, અને અમને જે કરે છે એ કંઈ એમને બધું કરવાનું જ હોય. ओके, ये तो उनका फर्ज है, हर एक माँ बाप करते हैं। उन्होंने क्या किया, मैं एक और डेटा देता हूं। हर साल राइट नाउ 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में बड़े हो रहे हैं भारत में। गूगल पे डेटा चेक कर लेना। हमारे माता पिता ने सोचा होता चलो जन्म दे देते हैं, अब होगा बड़ा अपनी तरह से, तो उन बच्चों की जिंदगी देख लेना। मुंबई में मैं एक लड़की को जानता हूं, उसके फादर मदर वो रोड से किसी को मिली थी रास्ते पे से, उसकी शादी होने में कितनी दिक्कत आई थी। किसी ने उसको उठाया, उसके घर पे रखा, तब जाके वो बड़ी हुई। दूसरा एक डेटा देता हूं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चे बिकते हैं। 1.5 करोड़ बच्चे, भारत, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 1.5 करोड़ बच्चे हर साल भारत से, भारत के अंदर या भारत के बाहर, जो ईस्ट के जो स्टेट्स है ना, वहां जाके देखना, बिकते हैं। कितने मूवीज उसके ऊपर बने हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो वैसा नहीं किया ना, और हम क्या सोचते हैं, ये तो उनका फर्ज था। गुड, हमारा ईगो होता है। एंड नंबर 2, जो सब जगह से आंसर आया बिल्कुल सही है, दैट इज हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो आसानी से मिलता है ना, उसकी कभी कोई कद्र नहीं होती। यहां कोई बैठा है जिसने माता पिता पाने के लिए मेहनत की हो? एनीवन? हेलो? नहीं, बहुत मेहनत की हो माता पिता पाने के लिए? जो आसानी से मिलता है ना, हमको कभी उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन यहां मैं दूसरा एक प्रिंसिपल देना चाहता हूं, जो आसानी से मिलता है ना, वही सबसे कीमती होता है। कई लोगों को विचार आएगा, कैसे? हमको पानी की कीमत है, कितना पानी हम वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी से फोन आए कि पाइपलाइन का काम चालू है, हेलो, 2 दिन तक घर पे पानी नहीं आएगा, क्या होगा?
खाली सोचो ना, 24 घंटे के लिए हमको बिना पानी जीना है। हमारे जैनों में तो उपवास होता है, पता चलती है क्या हालत होता है। हमको हवा की कीमत है? हवा की कीमत नहीं है। क्यों? कितना एयर पोल्यूशन हम कर रहे हैं। जो हिमालय के ऊपर देश के लिए लड़ रहे हैं या ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, उनको जाके पूछो हवा की क्या कीमत होती है। हमको आजादी की कीमत है। अरे कितने फ्रीडम फाइटर ने कितनी कुर्बानियां दी है ना, तब जाके हम इतने लोग यहां शांति से बैठ पाए हैं। नहीं तो अंग्रेजों का राज होता और हम यहां मिल भी नहीं पाते। माता पिता आसानी से मिले हैं ना, इसीलिए सबसे कीमती है। फाइन, इस सेशन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मान लीजिए जो ऊंची उड़ान भरने के लिए कई लोग ने जो शुरुआत में कहा था, एक गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस होनी चाहिए। मान लीजिए हम जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं और इंसान जब बहुत पैसा कमाता है ना, उसका एक सपना होता है, क्या? खुद का एक घर हो। हम अपने एरिया के, अपने सिटी के पॉश एरिया में जमीन से 10,000 स्क्वायर फीट का बंगलो बनाते हैं। उस बंगलो में हम हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखते हैं, यानी सब रूम में एसी, 2 डोर वाला फ्रीज, 84 इंच का एलईडी टीवी, बेस्ट म्यूजिक सिस्टम, और इतना अच्छा घर बनाते हैं। और जैसे ही इतना बढ़िया घर बनता है ना, हर एक को विचार आता है कि वास्तु या गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखना चाहिए। अगले संडे 31 को हम सूरत के, मैं सूरत में हूं इसलिए सूरत की बात कर रहा हूं, टॉप 500 पीपल को घर घर जाके इनविटेशन देते हैं कि अगले संडे 31 को मेरे घर का वास्तु या गृह प्रवेश है, आइए और आशीर्वाद दीजिए। 31 का दिन आता है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी घर बनता है तो एक डमी इलेक्ट्रिक मीटर लगता है। कॉन्ट्रैक्टर डमी मीटर लगाता है, फिर हम उसकी एप्लीकेशन देते हैं, फिर नया मीटर आता है। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम खत्म हुआ, मीटर निकाल के चला गया। हम जब उस दिन सुबह कार्ड में 10:30 बजे का टाइम लिखा है, हम 8:30 बजे घर का दरवाजा खोलते और स्विच चालू करते हैं, हमको पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रिक मीटर आना ही रह गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमने रखे हैं, उसकी वैल्यू क्या, उसका यूज क्या? हेलो, 0। अगर जनरेटर या इन्वर्टर लगाएंगे तो कुछ घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, फिर जैसे थे। हेलो, अगर वो पावर कंपनी से हमारे घर का कनेक्शन नहीं है ना, कितना भी बढ़िया घर क्यों नहीं बनाया हो, उस घर में रहने लायक कुछ नहीं रहेगा। वैसे ही हमारी जड़ें, हमारे माता पिता के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है ना, जीवन में कितना भी पैसा आएगा, सुख और शांति हमको कभी नहीं मिलेगी। कईयों को विचार आता होगा, कैसे? गंगा नदी कहां से निकलती है? यस, हिमालय, गौमुख, गंगोत्री, जब वो निकलती है तब स्वच्छ, निर्मल, सफेद, और फिर हरिद्वार या कलकत्ता आते आते राम तेरी गंगा मैली हो गई। हेलो, बचपन से याद करो, 0 से 5-7 साल, अरे माता पिता हमारे लिए सब कुछ थे। अरे 2 मिनट के लिए कहीं बाहर गए हो, हम कोई फंक्शन में या कोई मॉल में गए और 2 मिनट के लिए माता पिता आंख से ओझल हो जाए ना, तो आंख में से पानी आ जाते थे। मान, माया, क्रोध, लोभ, मोह कुछ पता नहीं था। वो पेरेंट्स के साथ बचपन में ऐसा कनेक्शन था, वो जड़ें इतनी मजबूत थी कि हमको कोई डर ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ना, आई एम समथिंग एंड आई नो एवरीथिंग, दुनियावी चीजों में और महंगी महंगी चीजें खरीदने में और अच्छी अच्छी जगह घूमने में हम मानते हैं वहां ही सुख और शांति है। माता पिता के चरणों में जो है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। वो जड़ें अगर मजबूत है ना, जीवन में ऊंची उड़ान हम भर ही पाएंगे। यहां ऐसे ही एक सेशन में एक व्यक्ति बैठे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उस व्यक्ति ने देखा, मेरे पापा के साथ मेरे बहुत सारे अनबंध है। मुझे हमेशा यही लगा है कि वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे भाई को प्यार करते हैं। वो मेरे भाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
और ऐसे ही एक सेशन में उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा। उनके फादर जीवित नहीं थे, उन्होंने लेटर लिखा उस फादर को कि मैंने आपको जीवन में कहां कहां तकलीफें पहुंचाई है, जो हम सबने लिखा है, आपने मेरे लिए क्या किया है वो लिखा। और फिर घर जाके फादर के फोटो के सामने वो बैठे, उन्होंने पढ़ के वो सुनाया और वो रोए। उससे पहले की जिंदगी स्ट्रगल से भरी थी, मैं उस व्यक्ति को पर्सनली जानता हूं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी पूरी बदल गई। आज वो व्यक्ति पैसे से सुखी है, उसकी एज 65 प्लस है, लेकिन नाखून में भी रोग नहीं है। यानी जो ऊंची उड़ान भरने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना, फाइनेंशियली सक्षम होना, निश्चिंत होना, और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली रिलेशनशिप्स उसके बहुत स्ट्रांग है, लोग उनसे राय लेने के लिए आते हैं। जड़ें मजबूत होने से ये ऊंची उड़ान इंसान भर सकता है। इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। मेरा एक नम्र निवेदन है, आपकी चेयर में बैठे हुए व्यक्ति, आप अपने माता पिता के लिए आए हैं या खुद के लिए आए हैं, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या तकलीफें पहुंची है, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। मैं एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो मेरी फेवरेट वीडियो क्लिप है, इस सेशन की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो क्लिप है। एक व्यक्ति बॉर्डर पे खड़ा है, उसका जीना या मरना उसको पता नहीं है, मैं कितना जीऊंगा। वो बॉर्डर से जो सैनिक है अपने फादर को फोन करता है और उसके फादर को क्या कहता है। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप, लक्ष्य मूवी की, और फिर इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बहादुर अफसरों के शवों को और आदर और सम्मान के साथ हेलो हेलो डैडी, करण बेटा, कैसे हो, कहाँ हो? कहाँ हूं ये तो नहीं बता सकता डैडी, लेकिन ठीक हो। चलो भगवान का शुक्र है, तुम्हारी मम्मी तो आजकल सुबह शाम भगवान से, और इस वक्त तुम्हारा फोन आया तो घर पे नहीं। ये फोन मैंने आपको किया है, वो कहने के लिए जो मैंने आपसे कभी नहीं कहा। डैड, आपने मुझे जिंदगी में क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दुख ही दिया है। करण, तुम ये सब क्या कह रहे हो करण? आप ये मत समझिएगा कि मुझे इस बात का एहसास नहीं। I love you, Dad. I love you too. मैं देख रहा हूं कई लोगों की आंखों में आंसू है। इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करने हम जा रहे हैं। अगर आपके माता पिता जीवित है, वो यहां है तो यहां नहीं है तो उनको फोन करके, और अगर यहां से फोन न लगे शायद, तो उनको आप व्हाट्सएप ऑडियो भी भेज सकते हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है, वो उन्होंने जो किया है वो, या मैंने जो दुख पहुंचाया है वो अभी इसी वक्त पढ़ के सुनाना है। लाइफ इज राइट नाउ। हमको पता नहीं है यहां से बाहर निकलने के बाद हम जिंदा होंगे या नहीं, या वो जिंदा होंगे कि नहीं। आज तक शायद ऐसा मौका आपको किसी ने दिया होगा या नहीं दिया होगा, वी डोंट नो। फ्यूचर में ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, ये एक मौका है हमारे पास, शायद आखिरी मौका है। इसके बाद इस सेशन यहां पे कंप्लीट नहीं होगा, ये कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर हम ये एक्सरसाइज आज यहां से करते हैं, हमारा ईगो हो या हमको ऐसा लगता हो कि मैं उनको थैंक यू बोलूं, मैं उनको सॉरी बोलूं, फॉरगेट इट, फॉरगिव इट, सब कुछ छोड़ दो। इसी वक्त उन्होंने केवल जन्म दिया है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इसी वक्त यहां से उनको फोन करना है, उनको धन्यवाद कहना है। अगर वो यहां रूबरू है तो उनको पढ़ के सुनाना है उन्होंने आपके लिए क्या किया है।
ताली बजाने के लिए थैंक यू, बट डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। इसके बाद मैं और एक प्रिंसिपल देने वाला हूं और एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, फिर हम सेशन को कंप्लीट करने की ओर ले जाएंगे। सो यहां पे सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई ईगो मत रखना, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है वो मत रखना। आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, आपने जो कुछ भी लिखा है, स्टैंड अप फ्रॉम योर प्लेस। इफ दे आर हियर, अगर वो यही है तो यहां रूबरू बोल के, और यहां नहीं है तो उनको फोन करके। एक बात याद रखना, एक ही व्यक्ति आपको देख रहा है, वो आप खुद। अगर आपके साथ छल करोगे, खुद के साथ आज छल करोगे, तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सो कुछ भी हो, डू इट राइट नाउ, स्टैंड अप फ्रॉम योर प्लेस। अगर वो यहां है तो रूबरू मिलके, और यहां नहीं है तो उनको फोन या मैसेज करके उनको सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, जो लिखा है वो पढ़ के पढ़ सुनाओ। असिस्टिंग मेंबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को सपोर्ट करें। सबको ध्यान रहे, यह कोई ब्रेक नहीं है। इसके बाद और एक एक्सरसाइज मैं करवाने वाला हूं और एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। सो प्लीज, कई लोगों को मैं देख रहा हूं वो ऐसे ही बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे देखने की जरूरत नहीं है। डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर लाइफ, सो डू इट राइट नाउ। मैं आखिर बार अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पेरेंट्स जीवित है, वो यहां है तो यहां, और यहां नहीं है तो वो जहां है वहां उनको फोन करके उनका धन्यवाद करो। उनका आपने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ के सुनाओ, उनको सॉरी कहो। मैं जानता हूं इससे वो सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन एक जो मजबूत जड़ें बनाने की बात है वो आपकी हो जाएगी। सब अपनी जगह आ जाए। 2 मिनट में मैं वापस सेशन चालू कर रहा हूं। सो प्लीज कम एंड सीट एट योर प्लेस अगेन। यस, बी सीटेड। हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने यहां रूबरू मिलके या फोन करके अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कहा? कितने लोगों ने? हेलो, 3 पीढ़ी यहां है, क्या बात है। कई फैमिली की 3 पीढ़ियां यहां है, आई अप्रिशिएट। यस, कितने लोगों ने एक्सरसाइज की? बहुत बढ़िया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ लोगों को ही मैं ले पाऊंगा, मैं वहां से शुरू करूंगा, ए से। अगर आपने किसी से बात की है यहां या फोन से, हम एक दो लोगों का शेयरिंग लेंगे, क्योंकि फिर मुझे सेशन कंप्लीट करना है। आपका अनुभव कैसा रहा? जो किसी ने शेयर किया हो फोन करके या रूबरू मिलके, तो ए पे आ जाए, बी पे आ जाए, सी पे आ जाए, डी पे आ जाए, ई पे आ जाए। मुझे क्विक आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और मुझे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करना है। अगर किसी को शेयर करना है तो वहां से मेरे ऊपर दिखाओ। यस, यहाँ पे आपने किससे बातचीत की, आपका नाम और आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम अतुल बांगड़ है। यस, मैंने मेरी माँ से भी बात की है। मेरी माँ को मैंने आज तक की जो भी काम किया उसके लिए माफी मांगी है, और माँ को आई लव यू बोला है। और माँ ने मेरे को उधर से खुशखबरी सुनाई है कि मैं तेरी फेवरेट बेसन की बर्फी बना रही हूँ, तो जल्दी से आजा, आधे घंटे बाद में तो तेरे को गरम गरम बर्फी खिलाऊंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस, किसी और को कुछ शेयर करना, जो भी शेयर करना हो, यस, वहां से किसी को शेयर करना है। यस, यहाँ पे। यस, ओ મેં મારી મમ્મી છે થોડુંક જોરથી। યસ, મેં મારી મમ્મી છે આજે જે પણ કીધું એના માટે મને પણ આંખમાંથી આંસુ આવી ગયું। મમ્મી આજે મને જે પણ કીધું છે એનાથી આજે બહુ ખુશ થઈ છે અને હવે હું ક્યારે આવું નહીં કરીશ। थैंक यू वेरी मच। यस मैडम, वहां पे माइक। आपका नाम, किससे बातचीत की और आपका अनुभव कैसा रहा? हेलो सर, माय नेम इज चांदनी। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए हैं। नॉर्मली आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव, मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बट आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो उसके ज़रिए मैंने अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोला कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। नॉर्मली क्या होता है, वो मुझे थोड़ा सा भी डांट देते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है,
तो आज जब आपने वो जो पीले चश्मे की बात की कि जो हम अपने नज़रिए से देखते हैं, हमको लगता है कि वो हमको डांटते तो हमारे बुरे के लिए बोलते हैं, बट आज वो पता चल गया कि जो बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। 1 लाइन। हाँ, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस बी ऊपर यस। संजय सिंघानिया है। मेरा नाम संजय सिंघानिया है। ओके। मैं अभी अपने मम्मी को फ़ोन किया हूँ और मैं बोला कि मम्मी मैं जो गलती किया उसको सॉरी बोल के मैं क्षमा मांगा हूँ उनके लिए। और मम्मी से बोला कि मैं आपको मेरे विश्वास करिए, मैं बहुत आगे जाऊँगा और लाइफ में बहुत आगे लेके जाऊँगा आप लोग को, मेरे में विश्वास करिए। थैंक यू वेरी मच। सी सर मेरा नाम नीरव व्यास है और मैंने अपने पापा से बात की अभी और मैंने उसको थैंक यू बोला कि आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए थैंक्स। और उसका एक ड्रीम था जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला और मैंने उसको बोला कि मैं किसी भी हाल में कोई भी कितनी भी एफर्ट्स करनी पड़े मैं करूँगा और उसका ड्रीम खत्म करूँगा। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ई यस। મારા પેરેન્ટ્સ અહીંયા જ છે અને અમને કનેક્ટ નથી કરી શકતી, તો સોરી મેં તમને ક્યારે બી હર્ટ કર્યા હોય એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ ગિફ્ટિંગ મી સચ અ બ્યુટીફુલ એન્ડ વન્ડરફુલ લાઈફ. થેન્ક યુ મમ્મી પપ્પા. એ લોકો અહીંયા જ છે બટ ફોન નથી લાગી રહ્યો. થેન્ક યુ સો મચ ભાવિનભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઈ આઈ મેં હમણાં જ ફોન કર્યો મારા મમ્મીને, તો મારા મમ્મીએ મારો અવાજ સાંભળીને જ રડવા માંડ્યા કે શું થયું તને એમ. આનાથી મોટી ફિલિંગ શું હોય મા બાપની એમ. राइट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस आगे नीचे. यस. मेरे मम्मी बापूजी दोनों नहीं है. मैं मेरे बापूजी को तो भगवान मानता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को मैं वो सम्मान दे नहीं सका जिसका उनको पूरा हक था. बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच. ए मैंने मेरे मम्मी को बचपन में बहुत रुलाया है, तो मैंने अभी उनको सॉरी बोला है. क्या बात है. बहुत धमाली था, मैं बात बात पे उसको रुलाता था, आज मुझको एहसास हुआ. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. यस. ओ सबसे पहले मैंने मेरे पापा को कंधे